Hello everyone, welcome to DTH Decoding the Hindu. We are here to decode the Hindu for all those examinations where you are needed to be updated with current affairs of national and international importance. Today's lecture is going to be very important, so please watch the video till last without skipping. So let's get started. आज है 10th अक्टूबर. सबसे पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे. The money multiplier in an economy increases with which one of the following? A. Increase in the cash reserve ratio. B. Increase in the banking habit of the population. C. Increase in the statutory liquidity ratio. D. Increase in the population of the country. इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है. इजी क्वेश्चन है, स्टैटिक पोर्शन का है, आपको आना चाहिए. अब एक क्योट देख लेते हैं. डिसिप्लिन एंड यूनाइटेड एक्शन आर द रियल सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर द नेशन. किसकी क्योट है ये? लाल बहादुर शास्त्री जी की है. आपको नोट डाउन करके रख लेनी है. आपको ऐसे एथिक्स कहीं पे भी हेल्पफुल हो सकती है. न्यूज एनालिसिस की तरफ चलते हैं. फर्स्ट न्यूज आर्टिकल हमारे पास डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन से रिलेटेड है. डायरेक्ट टैक्स रिसिप्ट जो है उन्होंने हाफ टारगेट कंप्लीट कर लिया है. तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि टैक्स कलेक्शन का क्या ट्रेंड चल रहा है. एग्जैक्ट फिगर्स आपको याद नहीं रखने हैं इस आर्टिकल में. ऑल्दो जस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको टैक्सेस के बारे में क्लियर होना चाहिए. डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ऑल्दो ये स्टैटिक पोर्शन का टॉपिक है, लेकिन एज यू नो रिवीजन इज अ की टू क्लियर एनी एग्जामिनेशन. इसलिए मैं कोई भी अगर स्टैटिक पोर्शन का टॉपिक भी आता है तो उसको भी कवर कर देती हूँ. तो इसीलिए मैं आपको बता देती हूँ. जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्स रिसीट जो है वो अपना हाफ टारगेट कंप्लीट कर चुकी हैं. पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल टैक्स रिफंड्स में 81% से ज़्यादा जंप देखा गया है और एक स्टेडी ग्रोथ हमारे रेवेन्यूज में देखी जा रही है, ऐसा हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है. तो पीछे टैक्सेस का क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं. हमें पता है टैक्सेस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस. डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं? ऐसे टैक्सेस जो कि कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली इम्पोजिंग एंटिटी को पे करती है. हमें पता है इम्पोज कौन करता है टैक्सेस को? गवर्नमेंट करती है. तो जब कोई इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा तो उस टैक्स को डायरेक्ट टैक्स कहा जाएगा. कोई भी इंटरमीडियरी यहाँ नहीं होता. डायरेक्ट पे करने वाला और जो इम्पोजिंग एंटिटी है वो दोनों होती हैं. उस टाइम पे जो टैक्स लगता है उसको डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है. डायरेक्ट टैक्स का मतलब यही है कि इसको किसी दूसरे इंडिविजुअल या एंटिटी पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता और जिस इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन पे टैक्स को लेवी किया गया है उसी को टैक्स पेमेंट करनी होगी. वही टैक्स पेमेंट की फुलफिलमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. डायरेक्ट टैक्स के मैटर्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स देखता है. यही जो भी लेविंग के या कलेक्ट करने के मैटर्स है डायरेक्ट टैक्सेस को उनसे डील करता है. और जो भी डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड मैटर्स में वेरियस पॉलिसीज बनानी है वो काम भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस करता है. कोई भी टैक्स पेयर है वो डायरेक्टली अपना डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को पे करता है. डिफरेंट पर्पसेस के लिए डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को पे किया जाता है. रियल प्रॉपर्टी टैक्स, पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स या फिर एसेट्स, एफबीटी, गिफ्ट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, ये सभी डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आते हैं और डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किए जाते हैं. इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर लेते हैं. तो ये जो इनडायरेक्ट टैक्स की टर्म है इसके एक से ज्यादा मीनिंग निकलते हैं. इनडायरेक्ट टैक्स जैसे सेल टैक्स, स्पेसिफिक टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स या फिर जीएसटी, ये एक ऐसा टैक्स है जो इंटरमीडियरी के द्वारा कलेक्ट किया जाता है उस पर्सन से जो पर्सन अल्टीमेट इकोनॉमिक बर्डन उठा रहा होता है टैक्स का. मतलब कंज्यूमर से कोई इंटरमीडियरी कलेक्ट करेगा और उसे गवर्नमेंट तक पहुंचाएगा. यहाँ इंटरमीडियरी का रोल आ जाता है. तो इनडायरेक्ट वे से ये टैक्स गवर्नमेंट के पास पहुंच रहा है, इसलिए इसका नाम इनडायरेक्ट टैक्स हो जाता है. जो इंटरमीडियरी होता है वो बाद में टैक्स रिटर्न फाइल करके वापस ले सकता है अमाउंट और जो बाकी टैक्स प्रोसीड्स है उनको गवर्नमेंट के पास फॉरवर्ड कर देता है. इस मतलब से हम ये समझ सकते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स से किस टाइप से अलग है. क्योंकि डायरेक्टली जब कलेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा तो वो हो जाता है डायरेक्ट टैक्स, लेकिन जब कोई इंटरमीडियरी रोल में आ जाता है तो उस टाइम जो टैक्स लगता है वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स. आई होप आपको समझ आया होगा. ऑल्दो स्टैटिक पोर्शन का टॉपिक है. नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है? यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के साथ फैटेलिटीज की जो नंबर है वो इंक्रीज होता जा रहा है. मतलब इनके साथ हादसे जो हैं वो बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं. अभी ये देखा गया कि एंटी यूएन ग्रुप्स के द्वारा भी इनके ऊपर अटैक किया गया था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में. तो ये इंसिडेंसेस बढ़ते जा रहे हैं. तो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं. ये जो यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेज है इनके बारे में समझ लेते हैं. यूएन पीस कीपिंग 1948 में स्टार्ट किया गया था जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स को मिडल ईस्ट में डिप्लॉय किया था. मतलब मिडल ईस्ट में इश्यूज चल रहे थे तो उस टाइम यूएनएससी ने यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स को मिडल ईस्ट में डिप्लॉय कर दिया था. उस टाइम से ये पीस कीपिंग फोर्सेस
काम में आ गई थी 1948 से। यूएन पीस कीपिंग कंट्रीज को हेल्प करता है सो दैट वो कॉन्फ्लिक्ट अगर वहां चल रहा है तो उससे वो पीस की साइड बढ़ सके, मतलब उन्हें एक डिफिकल्ट जो पाथ है वो नेविगेट करवा सके। यहाँ ट्रूप्स को डिप्लॉय किया जाता है, पुलिस को लगाया जाता है पूरे वर्ल्ड में, और इनको जो सिविलियन पीस कीपर्स है किसी भी कंट्री के, उनके साथ मिलके काम करना होता है, और जो यूएनएससी और जनरल असेंबली ने मैंडेट्स सेट किए हुए हैं उनके ऊपर ये लोग काम करते हैं। कंपोजिशन की बात करें तो यूएन पीस कीपर्स जो है इन्हें मेनली ब्लू बैरेट्स या फिर ब्लू हेलमेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये ब्लू बैरेट्स या फिर हेलमेट्स पहनते हैं इस वजह से। इनमें सोल्जर्स भी इंक्लूडेड होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स भी और सिविलियन पर्सनल भी। पीस कीपिंग फोर्सेस जो होती हैं वो वॉलंटरी बेसिस पे सर्व करती हैं। कोई भी मेंबर स्टेट जो है यूएन की वो वॉलंटरी अपनी इच्छा से जितने मेंबर को कंट्रीब्यूट करना चाहती है, जितनी फोर्सेस को कंट्रीब्यूट करना चाहती है वो कर सकती है। कोई मैंडेटरी यहाँ कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। सिविलियन स्टाफ जो होता है पीस ऑपरेशंस का वो कौन कौन हो सकते हैं? इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स हो सकते हैं जिन्हें यूएन सेक्रेटेरिएट रिक्रूट और डिप्लॉय करता है। यूएन पीस कीपिंग और इंडिया के बीच में क्या रिलेशन है वो देख लेते हैं। इंडिया अमंग द लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज रहा है यूएन पीस कीपिंग मिशंस में। नवंबर 2021 तक की बात करें तो इंडिया सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री और फिफ्थ हाईएस्ट पुलिस कंट्रीब्यूटिंग कंट्री रहा है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइजेशन मिशन इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। ये पूरा मिशन का नाम है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइजेशन मिशन इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री हमने कंट्रीब्यूट की है और फिफ्थ हाईएस्ट पुलिस हमने कंट्रीब्यूट की है। मोर देन 2 लाख इंडियंस जो हैं वो 71 यूएन पीस कीपिंग मिशंस में से 49 में सर्व कर चुके हैं सिंस 1948। और हमने केवल मैन को ही नहीं वीमेन को भी काफी पहले से भेजना स्टार्ट कर दिया था यूएन पीस कीपिंग मिशंस में। 2007 में इंडिया पहली कंट्री बना था जिसने एक ऑल वीमेन कंटिजेंट को यूएन पीस कीपिंग मिशन के लिए डिप्लॉय किया था, भेजा था। और डिस्पाइट इट्स प्रेजेंस इन सेवरल कंट्रीज जो पीस कीपिंग मिशन का पार्ट है, इंडिया रूटीनली अपना डिस्प्लेजर शो करता है, क्योंकि एक सिमिलर मिशन श्रीनगर और इस्लामाबाद में भी हेडक्वार्टर किया गया था। जो यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है इंडिया और पाकिस्तान का, उसको 1949 में इस्टेब्लिश किया गया था, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर जो चल रही थी उसको सुपरवाइज करने के लिए। इंडिया ने यही बात कहा था कि इसने अपनी रेलिवेंस जो है वो आउटलिव कर ली है शिमला एग्रीमेंट के बाद। शिमला एग्रीमेंट हमें पता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1972 में साइन किया गया था, और एलओसी उसी शिमला एग्रीमेंट के द्वारा क्रिएट की गई थी। तो उस टाइम पे ये जो बनाया गया था यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान, इसकी जो रेलिवेंस है वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई थी। ये पूरा मैंने आपको बता दिया बैकग्राउंड के साथ। आई होप आपको समझ आया होगा यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल, ऑल्दो हमारे पास आर्टिकल एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक चीज आई जो मुझे लगता है थोड़ा सा बता देना चाहिए बैकग्राउंड उसका। एक श्रीलंकन यूथ है वो तैरते हुए तमिलनाडु पहुंच गया। उसने 13 किलोमीटर स्विम किया और वो तमिलनाडु पहुंच गया। तो पूरा आर्टिकल एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए पाक स्टेट के बारे में। पाक स्टेट के बारे में पढ़ लेते हैं। पाक स्टेट जो है वो तमिलनाडु और जो श्रीलंका का नॉर्दर्न प्रोविंस है उसके जाफना डिस्ट्रिक्ट के बीच में स्ट्रेट है। ये बे ऑफ बंगाल को और पाक बे को कनेक्ट करता है। बे ऑफ बंगाल नॉर्थ ईस्ट में है और ये साउथ वेस्ट में है। सेवरल रिवर्स फ्लो करती हैं इसमें से, इंक्लूडिंग वैगई रिवर ऑफ तमिलनाडु। इस स्टेट का नाम रोबर्ट पॉक के नाम पे पड़ा, जो कि मद्रास के गवर्नर थे 1755 से 1763 के टाइम पे ड्यूरिंग कंपनी राज। इसका यूनिक फीचर क्या है पाक स्टेट का, कि जो वेव्स होती हैं, पानी की जो लहरें होती हैं नॉर्थ और साउथ में, वो हाईली कॉन्ट्रास्ट नेचर की होती हैं, मतलब एकदम अपोजिट होती हैं। जो नॉर्थ में वेव्स होती हैं बे ऑफ बंगाल वाली, वो स्वेल वेव्स होती हैं, जबकि साउथ वाली क्या होती हैं, मोस्टली सी वेव्स। देखो स्वेल वेव्स और सी वेव्स में क्या है, स्वेल वेव्स जैसे पानी है उसमें थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे वेव्स बन रही हैं, उसको स्वेल वेव्स कहा जाता है। और सी वेव्स आपको पता ही है, कहीं भी आप समुद्र के पास गए होंगे तो आपने एक्सपीरियंस की होंगी, जो कॉन्टिन्यूअस आती हैं वो होती है सी वेव्स। स्वेल वेव्स में थोड़ा थोड़ा गैप होता है। और हमें पता है ये एक सी डोमिनेटेड एरिया है, लेकिन पाक बे रीजन्स जो हैं उनकी वेव हाइट वहां पे काफी लो रहती है। पाक बे सदर्न एंड पे इसके
काफ़ी सारे लो आइलैंड्स की चेन देखी जाती है, रीफ शोल्स देखे जाते हैं, जिनको एक साथ कलेक्टिवली एडम्स ब्रिज कहा जाता है। और हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग से राम सेतु कहते हैं हम, क्योंकि इसे राम जी ने बनाया था श्रीलंका में जाने के लिए। और यही चेन एक्सटेंड होकर धनुषकोडी जो कि पंबन आइलैंड पे लोकेटेड है, और मन्नार आइलैंड श्रीलंका का, इन दोनों को कनेक्ट करती है। जो आइलैंड है रामेश्वरम का, ये इंडिया के मेन लैंड को पंबन ब्रिज से कनेक्ट करता है। तो ये लोकेशन वाइज, मैप वाइज इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आप इसको जाके एक बार मैप पे जरूर देख लें, सो दैट आप इसको लंबे समय तक याद रख पाएंगे। मैंने थियोरेटिकल पूरा बता दिया, अगर आपने एक बार इसकी इमेज देख ली, थोड़ा सा मैप देख लिया, तो लंबे समय तक आपको ये याद रह पाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास रिलेटेड है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 से। कैपिटल अभी भी पुअरली स्कोर कर रही है इस स्वच्छ सर्वेक्षण पे। उसके रीजंस क्या है? हमें पता है इंदौर फॉर द 6th टाइम इंदौर ने टॉप किया है। तो यहाँ इंदौर और दिल्ली के स्कोर्स को कंपेयर किया गया है, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है। जहाँ इंदौर का टोटल स्कोर 7146.41 है आउट ऑफ 7500, तो दिल्ली के नॉर्थ कॉर्पोरेशन, साउथ कॉर्पोरेशन, ईस्ट कॉर्पोरेशन का यहाँ 3455, 4171 और 3726, कितना कम स्कोर है, अराउंड हाफ स्कोर है इंदौर की कंपैरिजन में। क्या रीजंस माने जा रहे हैं दिल्ली की पुअर परफॉर्मेंस के लिए? सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मानी जा रही है वो ये मानी जा रही है कि वेस्ट का इम्प्रॉपर सेग्रीगेशन, मतलब वेस्ट अच्छे से सेग्रीगेट नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर वे से सेग्रीगेट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो हैं वो पुअरली एनफोर्स हो पा रहे हैं, अच्छे से एनफोर्स हो ही नहीं पा रहे हैं। और पब्लिक अवेयरनेस भी काफ़ी कम देखी जा रही है दिल्ली के लोगों में, इसलिए इसके स्कोर में इतनी ज़्यादा पुअर परफॉर्मेंस देखी जा रही है। तो थोड़ा सा स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में हम पढ़ लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स जो हैं वो 2016 से कंडक्ट किए जा रहे हैं, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट अर्बन सैनिटेशन एंड क्लीनिनेस सर्वे हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण है। ये एक हेल्दी कंपटीशन की फीलिंग जनरेट करता है टाउन्स और सिटीज में, सो दैट वो सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव कर पाएं और अपनी सिटीज को क्लीनर सिटीज बना पाएं। ये स्वच्छ भारत मिशन जो चलाया गया था अर्बन एरियाज में, उसके अंडर ये कंडक्ट किया जाता है। गोल क्या है इसका? प्राइमरी गोल इसका ये है कि लार्ज स्केल पे सिटीजन पार्टिसिपेशन को एनकरेज और एंश्योर किया जा सके, लोगों के सेक्शंस में, सोसाइटी के सेक्शंस में अवेयरनेस जनरेट की जा सके, और इनको एक साथ काम करने की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया जा सके, क्योंकि सिटीज जो हैं या फिर टाउन्स जो हैं वो सबके सहयोग के बिना बेटर प्लेसेस नहीं बनाए जा सकते, सबका सहयोग बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक साथ काम करने की इम्पोर्टेंस भी इसमें इंक्लूडेड की गई है। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है जो इसके पूरे कामकाज को देखती है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। की हाइलाइट्स देख लेते हैं जो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स दिए गए 2022 में। किस किस को मिला है? क्लीनेस्ट सिटी, मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन वाली कैटेगरी में इंदौर। इसमें इंदौर को सिटी ऑफ लेक्स एंड पैलेसेस भी कहा जाता है। इसने क्लीनेस्ट सिटी का टाइटल बैग किया है। सूरत सेकंड नंबर पे आई है क्लीनेस्ट सिटी के टाइम पे, और सूरत ने सेकंड टाइम के लिए ये पोजीशन होल्ड की है। नवी मुंबई ने थर्ड स्पॉट सिक्योर किया है। 1 लाख पॉपुलेशन से कम वाली कैटेगरी में पंचगनी और कराड़ है महाराष्ट्र के, इनको फर्स्ट और थर्ड पोजीशन मिली है, और छत्तीसगढ़ का पतन है उसको सेकंड पोजीशन मिली है। बेस्ट गंगा टाउन हरिद्वार को अवार्ड मिला है इस कैटेगरी में। उत्तराखंड में लोकेटेड है हरिद्वार, यहाँ 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है। फास्टर मूवर सिटी अवार्ड मिला है कर्नाटका के शिवमोगा को। क्लीनेस्ट स्टेट्स का अवार्ड किसे मिला है? जहाँ वो कैटेगरी जिसमें 100 अर्बन लोकल बॉडी से ज़्यादा प्रेजेंट है, उसमें मध्य प्रदेश एज द क्लीनेस्ट स्टेट एमर्ज हुई है। छत्तीसगढ़ सेकंड नंबर पे आई है और महाराष्ट्र थर्ड नंबर पे। और ऐसी स्टेट जहाँ 100 से कम अर्बन लोकल बॉडीज है उनमें त्रिपुरा फर्स्ट आई है, झारखंड और उत्तराखंड को सेकंड और थर्ड पोजीशंस मिली हैं। तो आपको ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कौन सी स्टेट टॉप पे है, कौन सा टाउन टॉप पे है, ये पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के यूनियन मेंबरशिप पे जो हसल चल रही है, जो मतलब कंट्रोवर्सी चल रही है, उसके बारे में है कि जो रेगुलर वर्कर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के यूनियन मेंबरशिप से खुश नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें डर है कि उनको मार्जिनलाइज कर दिया जाएगा अगर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को भी यूनियन की मेंबरशिप मिल जाती है। तो पूरा इशू समझ लेते हैं। सबसे पहले इशू में केवल यही है, ये आई थिंक 1 महीने भर पहले भी आया था ये आर्टिकल,
हमने तब भी कवर किया था, आज फिर से आ रहा है। आप लोग मेरे साथ अगर जुड़े हुए हैं ना, तो आप लोग पाएंगे कि आपको रिवीजन करने की ज़रूरत बहुत हद तक कम हो जाती है, क्योंकि आर्टिकल्स रिपीट होते रहते हैं और मैं हर आर्टिकल को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वे से कवर करने की कोशिश करती हूँ। तो आपने देखा होगा, जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता चल रहा होगा कि हम कितना ज़्यादा रिपीट करते हैं टॉपिक्स को, सो दैट हमें रिवीजन की नीड ही नहीं पड़ेगी। बाद में सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली ये टॉपिक्स जो हैं वो सेट हो जाएंगे। तो इस आर्टिकल में क्या कहा गया है, हमें पता है राइट टू फॉर्म अ यूनियन हमारा एक फंडामेंटल राइट है, जिसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 9 गारंटी करता है। और जो ट्रेड यूनियन एक्ट है 1926 में जो लाया गया था, वो रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के बीच में कोई डिस्टिंक्शंस नहीं रखता इन टर्म्स ऑफ फॉर्मिंग अ यूनियन। मतलब ना ही आर्टिकल 19 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का और ना ही ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 अगर कोई यूनियन बनाना चाहता है तो ये डिस्टिंक्शन नहीं करेगा कि क्या वो रेगुलर वर्कर है या वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है, कोई भी यूनियन फॉर्म कर सकता है। लेकिन मैंने आपको बताया रेगुलर वर्कर्स को क्यों दिक्कत हो रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को ये यूनियन बनाने का राइट दे दिया जाता है तो इनका मार्जिनलाइजेशन हो जाएगा। तो ट्रेड यूनियन एक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो ट्रेड यूनियन एक्ट है मैंने आपको बताया 1926 में लाया गया था। इसमें ट्रेड यूनियन जो टर्म है उसको डिफाइन किया गया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टेटमेंट आ सकती है प्रीलिम्स में ऐसे कि ट्रेड यूनियन एक्ट में जो ट्रेड यूनियन टर्म है इसको डिफाइन किया गया है या नहीं किया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रेड यूनियन टर्म को डिफाइन किया गया है। ट्रेड यूनियन को कैसे डिफाइन किया गया है, ऐसा कोई कम्बिनेशन चाहे वो टेम्परेरी हो या परमानेंट हो, और उसको वर्कमैन और एम्प्लॉयर्स के बीच के रिलेशंस को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया हो, या फिर वर्कमैन और वर्कमैन के बीच के, या फिर एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच के, मतलब किसी के भी रिलेशंस को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया हो, ऐसे कम्बिनेशन को ट्रेड यूनियन कहा जाएगा। और उनके जो ट्रेड है या बिजनेस है उनके कंडक्ट करने पे कुछ रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस रखी गई हैं, जहां कोई टू से ज्यादा ट्रेड यूनियंस की फेडरेशन इंक्लूड होती है। आई होप आपको समझ आई होगी कि एक तरीके से कोई भी ट्रेड है, कोई भी बिजनेस है, वहाँ कुछ कंडीशंस रखी गई है उनको इम्पोज करने के लिए। वर्कर और वर्कमैन, एम्प्लॉयर्स या फिर वर्कमैन और एम्प्लॉयर्स किसी के बीच में भी जो रिलेशंस है उनको रेगुलेट करने के पर्पज से ऐसी कॉम्बिनेशन को बनाया गया है, जिसको नाम दिया गया है ट्रेड यूनियन। क्या जरूरत थी ट्रेड यूनियन बनाने की? एक कलेक्टिव स्टैंड को रिप्रेजेंट करने के लिए और पावर ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग को इंपॉर्टेंस देने के लिए, सो दैट कि जो इकोनॉमी है उसमें एक स्टेबल वर्किंग पॉपुलेशन की ग्रोथ करवाई जा सके। मतलब एक स्टेबल वर्किंग पॉपुलेशन रहे, कहीं भी कोई भी टसल किसी के बीच में ना रहे, इसके लिए ये लाया गया। और इसी की वजह से वर्कर्स को बेटर वेजेस मिल पाई, जॉब सिक्योरिटी मिल पाई, उनकी वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव हो पाई, और वो जो काम करते हैं उसकी वजह से जो वेल्थ क्रिएट होती है उसमें उन्हें एक मोर इक्विटेबल शेयरिंग मिल पाई। और इसकी वजह से और क्या हुआ, इन्हें जो स्टेटिक ये जो पॉलिसी है इसकी वजह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी स्टेबिलिटी आई, और दोनों के वर्कर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के इंटरेस्ट ही इस एक्ट की वजह से बेटर वे में प्रोटेक्ट हो पाए। मैंने आपको बताया राइट टू फॉर्म अ ट्रेड यूनियन फंडामेंटल राइट है, जिसे हमारे आर्टिकल 19(1)(c) के द्वारा गारंटी किया जाता है। इसमें यही इंपॉर्टेंट था, आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा ट्रेड यूनियन एक्ट के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि ट्रेड यूनियन एक्ट में ट्रेड यूनियन जो टर्म है इसको डिफाइन किया गया है, ये आपको याद रखना है। बिफोर स्टार्टिंग नेक्स्ट आर्टिकल, अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो लेक्चर को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। तो नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, एनसीएसटी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ने उड़ीसा के एक विलेज में, जो कि विडोज का विलेज बन गया है, उसके ऊपर अपने कंसर्न्स जताए हैं। क्या इशू है पूरा समझ लेते हैं। एनसीएसटी मैंने आपको बता दिया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ने एक उड़ीसा का विलेज है क्योंझर डिस्ट्रिक्ट, जिसका विलेज है मदाराहू गजोड़ी विलेज। वहाँ क्या हो रहा है कि वीमेन जो हैं उनके हस्बैंड्स की लार्ज नंबर में डेथ देखी जा रही है, क्योंकि ऐसा पाया जा रहा है कि लंग एलिमेंट्स की वजह से उन लोगों की डेथ हो रही है। लंग एलिमेंट्स क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पायरोफाइलाइट ग्राइंडिंग यूनिट्स में लोग काम कर रहे हैं,
वहाँ के हार्मफुल पार्टिकल्स जो है उनके साथ उनका एक्सपोजर हो रहा है, जिसकी वजह से उनके लंग्स पे अफेक्ट पड़ रहा है और उनके लंग एलिमेंट्स की वजह से उनकी डेथ हो रही है। और ये मेनली देखा जा रहा है कि अराउंड 40 मेन की ऐसे डेथ हो चुकी है जिनकी एज 40 से बिलो थी। और इसी वजह से इस विलेज की आइडेंटिटी विलेज ऑफ विडोज के नाम से बन गई है। तो आप देख सकते हैं कितना भयानक सिनेरियो यहाँ बन गया है। और लंग्स सबसे मेनली अफेक्ट हो जाते हैं वहाँ के लोगों के काम करते टाइम, और कई लोगों में ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम्स भी देखे गए हैं। इस वजह से यहाँ एक बहुत भयंकर सिनेरियो बना हुआ है। तो यहाँ हम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में पढ़ेंगे, प्लस NHRC ने इनके कंपेंसेशन की बात की थी। हमें पता है NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है। तो जिन वीमेन के हस्बैंड्स की डेथ हो गई, ऐसी 16 फैमिलीज के लिए NHRC ने कंपनसेशन की बात की थी, लेकिन इनएडिक्वेट कंपनसेशन मिल रहा है, मतलब जीवन यापन करने के लिए वो इनफ नहीं है। उसके बारे में आर्टिकल है। तो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए NCST और NHRC, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पढ़ लेते हैं इनके बारे में। NCST 2004 से इफेक्ट में आया था, जब आर्टिकल 338 को अमेंड किया गया और एक नया आर्टिकल उसमें ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 338A थ्रू द 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसलिए एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से अगर ये बनाई गई है तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाती है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसको लाने का? जो आर्टिकल 338A है वो NCST को ये पावर देता है कि वो एसटीज के लिए जो वेरियस सेफगार्ड्स प्रोवाइड करवाए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके इम्प्लीमेंटेशन को देखे कि क्या वो ढंग से इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, नहीं किए जा रहे, और कोई भी ऐसा लॉ जो हमारी गवर्नमेंट ने इनके बेटरमेंट के लिए बनाया है या फिर कोई सेफगार्ड्स गवर्नमेंट ने लाए हैं तो उनकी वर्किंग को देखना भी NCST का काम है। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन है और 3 अदर मेंबर्स होंगे जिन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, और वो भी पूरे कॉन्फिडेंशियल वे से। एटलीस्ट 1 मेंबर इसमें विमेन होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। जो चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और अदर मेंबर्स होंगे वो 3 साल के लिए ऑफिस को होल्ड करेंगे। और आपको ध्यान रखना है कि 2 टर्म से ज्यादा के बाद ये लोग, ये जो मेंबर्स है वो री एलिजिबल अपॉइंटमेंट के लिए नहीं होते, री अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते। जो चेयरपर्सन होंगे वो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक के होंगे, वाइस चेयरपर्सन होंगे वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट की रैंक के होंगे, और जो अदर मेंबर्स होंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक सेक्रेटरी की जो रैंक होती है उस रैंक के होंगे। ड्यूटीज और फंक्शंस की बात करें तो इनका काम है जो भी एसटीज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में सेफगार्ड्स प्रोवाइड करवाए गए हैं उनको इन्वेस्टिगेट और मॉनिटर करना, और कोई भी अगर लॉ गवर्नमेंट बनाती है तो उसकी मॉनिटरिंग करना, और कोई भी अगर कंप्लेंट इनके पास आती है जहां एसटीज के राइट्स का डिप्रिवेशन किया जाता है तो उस कंप्लेंट को भी ये इंक्वायर करते हैं। जो एसटीज हैं उनके सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्लानिंग प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट करते हैं, और जो इनकी प्रोग्रेस है उसको इवेल्युएट भी ये टाइम टू टाइम करते रहते हैं। प्रेसिडेंट को एनुअली ये रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं, और अगर बीच में कभी जरूरत पड़े उस टाइम भी ये प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं, सो दैट जो इनके लिए सेफगार्ड्स है उनके ऊपर वर्किंग पे ज़्यादा ध्यान दिया जा सके। और ये ऐसे फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं जहां एसटीज के प्रोटेक्शन, वेलफेयर, डेवलपमेंट या एडवांसमेंट की बात आती है। और प्रेसिडेंट कोई भी ऐसे लॉ बना सकता है, कोई भी पार्लियामेंट रूल स्पेसिफाई कर सकता है एसटीज के एडवांसमेंट के लिए। तो इनके बारे में यही था NCST के बारे में। आपको ध्यान रखना है इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब NHRC की बात कर लेते हैं। NHRC ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है? ये किसी न किसी लॉ के द्वारा बनाई गई होगी। इसको बनाया गया था 12 अक्टूबर 1993 को अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, और इसको अमेंड किया गया एक्ट को 2006 में। NHRC ने अपनी सिल्वर जुबली 2018 में सेलिब्रेट की थी। हेडक्वार्टर NHRC के न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। ये हमारी कंट्री में ह्यूमन राइट्स के वॉच डॉग की तरह काम करता है, मतलब ऐसे राइट्स जो लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी से रिलेटेड है, तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करवाता है, या फिर इंटरनेशनल कॉन्वेंट्स जो हैं वो एम्बेडेड हैं, या फिर कोई भी ऐसे लॉज जो हमारे कोर्ट के द्वारा एनफोर्सेबल है, उनको इंश्योर करने का काम, उनको देखरेख करने का काम NHRC का है। इसको पेरिस प्रिंसिपल्स की कंफर्मिटी के अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश किया गया था, सो दैट ह्यूमन राइट्स को प्रमोट और प्रोटेक्ट किया जा सके। और यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने भी इसको 20 दिसंबर 1993 को एंडोर्स कर लिया गया। इसमें यही इंपॉर्टेंट था, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है,
आज के न्यूज़पेपर में 2 आर्टिकल आए हैं रेलिवेंट हैं, तो मैं आपको दोनों को एक साथ मिला के बता दूंगी। फर्स्ट आर्टिकल आया है कि केरला में हीरोइन को सीज किया गया है और ये हीरोइन टारगेट मार्केट्स पे पहुंचाने के लिए जा रहा था। मतलब जो इंटरनेशनल ड्रग स्मगलर्स होते हैं वो इंडियन पोर्ट्स का यूज करते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि इंडियन पोर्ट्स जो हैं वो सेफ हाउसेज हैं, और इसी की वजह से अगर अफगानिस्तान से कहीं भी उन्हें ड्रग को स्मगल करना है तो वो इंडियन पोर्ट्स की हेल्प से इजीली कर सकती हैं। ऐसा इंटरनेशनल स्मगलर्स का मानना है, क्योंकि हमारे यहाँ के रूल्स थोड़े से लूज देखे जाते हैं। इसी वजह से फॉरेन पोर्ट्स की बजाय इंडियन पोर्ट्स को प्रेफर किया जाता है फॉर ड्रग स्मगलिंग। तो इस आर्टिकल में हम पढ़ेंगे एनसीबी के बारे में, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में, और थोड़ा सा ड्रग मिनिस देख लेंगे इंडिया में कितना है। और दूसरा आर्टिकल है ये वाला, ये देखिए, इसमें अमित शाह जी ने ये कहा है कि ड्रग्स के खिलाफ जो हमने कैंपेन चलाया है वो एक नेशनल ड्राइव बन जाएगा, और हमारी एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उन्होंने टारगेट रखा है 75,000 केजी नार्कोटिक सब्सटेंसेस को डिस्ट्रॉय करने का, तो वो भी हम मीट कर लेंगे, ऐसा हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा है। तो ये दोनों आर्टिकल्स रिलेटेड हैं, ड्रग से रिलेटेड है, तो हम एक साथ पढ़ेंगे इनको। ड्रग मीनेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है इंडिया के यूथ में भी ड्रग एडिक्शन का मीनेस काफ़ी स्पीडली फैल रहा है, और सबसे बड़ा जो रीज़न है वो क्या है कि इंडिया 2 लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन्स जो हैं वर्ल्ड के, उनके बीच में सैंडविच्ड है। एक साइड हमारे गोल्डन ट्रायंगल है और दूसरी साइड गोल्डन क्रेस्केंट है। गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूडेड हैं? थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम और लाओस। गोल्डन क्रेस्केंट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, ये तीनों कंट्रीज इंक्लूडेड हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी पॉलिसीज बनाई हैं, अदर इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं सो दैट इस ड्रग ट्रैफिकिंग प्रॉब्लम से लड़ा जा सके, इससे डील किया जा सके। नशा मुक्त भारत अभियान लाया गया, या फिर जिसे ड्रग्स फ्री इंडिया कैंपेन कहा गया। इसको 15 अगस्त 2020 को स्टार्ट किया गया था अक्रॉस 272 डिस्ट्रिक्ट्स, जहां सबसे ज़्यादा जो ड्रग ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम है वो पाई गई थी। मतलब सबसे ज़्यादा वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स ढूंढे गए ऑन द बेसिस ऑफ डाटा, उसमें से 272 डिस्ट्रिक्ट्स को सेलेक्ट किया गया, वहाँ ये ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन चलाया गया था। जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, इसने नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन स्टार्ट किया था 2018 में, और 2025 तक के लिए बनाया गया था। गवर्नमेंट ने एक नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया था नवंबर 2016 में। गवर्नमेंट ने एक फंड भी कॉन्स्टिट्यूट किया है, नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग एब्यूज, सो दैट जो भी ये ट्रैफिकिंग के मामले आते हैं, नार्कोटिक ड्रग से रिलेटेड इलिसिट ट्रैफिकिंग के मामले हैं, इनके कनेक्शन में जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो इस फंड से किया जाए। जो भी एडिक्ट्स हैं उनको रिहेबिलिटेट में जो खर्चा आता है वो भी इसी फंड से किया जाए, और पब्लिक को ड्रग एब्यूज के खिलाफ एजुकेट करने में जो खर्चा आता है वो भी इसी फंड से किया जाएगा। इसके लिए बनाया गया। इंटरनेशनल ट्रीटीज और कोविनेंट्स की कन्वेंशंस की बात कर लेते हैं, ड्रग से जो रिलेटेड है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इंडिया ने जो भी ड्रग एब्यूज से रिलेटेड ट्रीटी है या कन्वेंशन है सभी को साइन किया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी ट्रीटीज हैं? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये सभी इंटरनेशनल कन्वेंशंस है और इंडिया ने सभी को साइन किया हुआ है, आपको ध्यान रखना है। एनसीबी की बात कर लेते हैं। एनसीबी यहाँ इस आर्टिकल में आया है, ये देखिए मैंने हाईलाइट भी किया है। एनसीबी की बात कर लेते हैं, तो एनसीबी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1986 में कॉन्स्टिट्यूट किया था अंडर नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। अब एक एक्ट के अंडर इसको बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, तो ये क्या हो जाएगी? एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाएगी, और ये अपेक्स कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये काम करती है। नेशनल पॉलिसी ऑन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 47 के ऊपर बेसिस है, जिसमें ये कहा गया है कि स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो जो भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे ड्रग्स हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए इंजूरियस हैं, उनके कंजप्शन पे प्रोहिबिशन लगाए, ये स्टेट की ड्यूटी है। तो उसी के बेसिस पे ये नेशनल पॉलिसी ऑन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस लाई गई है। ड्रग एब्यूज कंट्रोल करना हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है। अब नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 की बात कर लेते हैं, तो इसमें नार्कोटिक ड्रग्स में इलिसिट
या फिर इलीगल ट्रैफिकिंग करने पे पेनल्टी का प्रोविज़न दिया गया है। और इस एक्ट में एक प्रोविज़न ये भी दिया गया है कि एक सेंट्रल अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट की जानी चाहिए, सो दैट जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के इस एक्ट के अंडर जो पावर्स और फंक्शंस है वो उन सभी को परफॉर्म कर पाए। एक सेंट्रल अथॉरिटी ऐसी बनाई जानी चाहिए, इस एक्ट में कहा गया है। तो इसी के लिए ये बनाया गया था NCB। ये पूरा बैकग्राउंड था, मैंने आपको बता दिया। 2 आर्टिकल्स हमारे यहाँ कवर हो गए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है, भारत राष्ट्र समिति। इन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये अर्ज किया है, ये रिक्वेस्ट की है कि वो बीजेपी के मुनुगोड़े जो हैं उनको बाई इलेक्शन कैंडिडेट के नॉमिनेचर से डिस्क्वालीफाई कर दे। तो बाई इलेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है, ऑल्दो हमने आई थिंक कल भी इसको कवर किया, आई थिंक परसों भी किया था, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है। तो बाई इलेक्शन के बारे में पढ़ना, और प्लस उसके साथ डिस्क्वालीफाई किया है तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पढ़ना। एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करें तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो MPs और MLAs को एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन करने पे पनिश करता है। पार्लियामेंट में इस प्रोविजन को 10th शेड्यूल में ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के इन 1985। कौन से अमेंडमेंट से किया गया? 52nd अमेंडमेंट से। इसका पर्पस क्या था लाने का कि गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी लाई जा सके और लेजिस्लेटर जो पार्टी चेंज करते रहते हैं उस चीज़ को डिस्करेज किया जा सके। इस 10th शेड्यूल को पॉपुलरली एंटी डिफेक्शन एक्ट कहा जाता है। इसको कॉन्स्टिट्यूशन में 52nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। इसमें डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोविजंस दिए गए हैं कि इलेक्टेड मेंबर्स को किस बेसिस पे डिफेक्शन की बेसिस पे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। लेकिन MP MLA के लिए कुछ कंडीशंस रखी गई हैं जहां वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को बिना पेनल्टी फॉर डिफेक्शन को इनवाइट किए हुए ज्वाइन कर सकते हैं। क्या कंडीशंस है? और इसमें ये भी कहा गया है कि ऐसे जो लेजिस्लेटर हैं जो डिफेक्ट करके जा रहे हैं लेकिन डिफेक्शन नहीं हो रहा, एंटी डिफेक्शन लॉ उन पे अप्लाई नहीं हो रहा, तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी उनको एक्सेप्ट करती है तो उस पॉलिटिकल पार्टी पे कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। 1985 वाला जो एक्ट लाया गया था उसमें ये कहा गया था कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगर 1/3 इलेक्टेड मेंबर जो हैं वो डिफेक्ट करना चाहें तो उसको एक मर्जर माना जाएगा, उसको डिफेक्शन नहीं माना जाएगा। 1/3 मेंबर्स की बात हुई थी। लेकिन 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया 2003 में, उसमें ये 1/3 वाली कंडीशन को 2/3 कर दिया गया। मतलब अगर 2/3 मेंबर्स जो हैं वो मर्जर के फेवर में है तो उस टाइम पे वो डिफेक्शन नहीं अट्रैक्ट करेंगे। और जो मेंबर्स होंगे जो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे इस लॉ के अंडर, वो किसी और सीट के लिए सेम हाउस में किसी और पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शंस लड़ सकते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन कौन लेंगे? चेयरमैन लेंगे इन राज्यसभा या फिर लोकसभा में लेंगे स्पीकर, जो भी, और इनका डिसीजन जो होगा वो जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस लॉ में कोई भी टाइम फ्रेम नहीं प्रोवाइड करवाया गया जिसके अंदर प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो हैं उनको डिफेक्शन केस को सुनना हो या फिर उसके ऊपर अपना डिसीजन देना हो। मतलब जैसे चेयरमैन है या स्पीकर है वो कितना भी टाइम ले सकते हैं, कोई टाइम फ्रेम इस एक्ट में नहीं दिया गया है, इस लॉ में नहीं प्रोवाइड करवाया गया है। ग्राउंड्स देख लेते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के क्या हो जाते हैं। अगर कोई इलेक्टेड मेंबर वॉलंटरीली अपनी मेंबरशिप गिव अप कर देता है उस टाइम वो डिस्क्वालिफिकेशन को अट्रैक्ट करेगा। अगर कोई मेंबर जैसा उसकी पार्टी ने कहा है, डायरेक्शन दी है, उसके खिलाफ वोट करता है या वोट देने से मना कर देता है बिना पार्टी की प्रायर परमिशन के, उस टाइम भी वो डिस्क्वालिफिकेशन को अट्रैक्ट करेगा। और अगर कोई इंडिपेंडेंट इलेक्टेड मेंबर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो भी वो डिस्क्वालिफिकेशन को अट्रैक्ट करेगा। अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ ज्वाइन करता है तो भी वो डिस्क्वालिफिकेशन को अट्रैक्ट करेगा। अब आपको ध्यान ये देना है कि अगर कोई मेंबर जो है वो 6 मंथ, नॉमिनेटेड मेंबर अगर 6 मंथ के अंदर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है उस टाइम पे उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। लेकिन 6 महीने के बाद अगर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है उस टाइम उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इसमें यही इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है, इंडियन नेवी मालाबार एक्सरसाइज को ज्वाइन करने वाली है और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू को जापान में ज्वाइन करेगी इन नवंबर। तो इस आर्टिकल में एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इंडिया और US के बीच में एक बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है युद्ध अभ्यास।
तो आपको ये याद रखना है, युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएस के बीच में एक बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज है। दूसरा आर्टिकल में क्या इंपॉर्टेंट है, अभी करंटली इंडिया जो है वो एससीओ के रेट्स में मानेसर एंटी टेरर 2022 एक्सरसाइज को होस्ट कर रहा है। ये एक मल्टीलेटरल एंटी टेरर एक्सरसाइज है, मानेसर एंटी टेरर 2022 और अंडर द एम्बिट ऑफ एससीओ रेट्स। तो हम यहाँ क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो मालाबार एक्सरसाइज के बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे इस आर्टिकल में, दूसरा एससीओ के बारे में पढ़ेंगे, एससीओ का नाम आया तो एससीओ के बारे में पढ़ेंगे। और एक चीज और बता दूं आपको, एक तो युद्ध अभ्यास होती है इंडिया और यूएस के बीच, दूसरी एक्सरसाइज कौन सी है जो इंडिया और यूएस के बीच में है, वो है वज्र प्रहार। तो आपको याद रखना है, युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार इंडिया और यूएस के बीच में बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइजेज हैं। मालाबार एक्सरसाइज का पूरा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। मालाबार एक्सरसाइज जो है उसको 1992 में एज अ बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज इंडिया और यूएस के बीच में स्टार्ट किया गया था। ध्यान रखना है, इंडिया और यूएस के बीच में एज अ बायलेटरल एक्सरसाइज ये स्टार्ट की गई थी। 2015 में जापान ने इस मालाबार एक्सरसाइज को ज्वाइन कर लिया और 3 देश हो गए, इसलिए ट्राइलेटरल नवाला एक्सरसाइज बन गई। 2020 में ऑस्ट्रेलियन नेवी ने भी मालाबार एक्सरसाइज को ज्वाइन कर लिया, तो अब 4 मेंबर्स हो गए, तो एक क्वाड्रिलेटरल नवाला एक्सरसाइज बन गई। ऑस्ट्रेलिया ने पहले 2007 में भी इस एक्सरसाइज को ज्वाइन किया था, लेकिन एज अ नॉन परमानेंट मेंबर, तो उस टाइम पे मतलब ये परमानेंट नहीं था। कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं मालाबार एक्सरसाइज के बारे में। ये ट्राइलेटरल नवाल एक्सरसाइज है, लेकिन 2020 और 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, इसलिए अब ये क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज बन गई है। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, ये इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में अल्टरनेटिवली की जाती है, मतलब एक साल इंडियन ओशन में की जाएगी, अगले साल पैसिफिक ओशन में, उससे अगले साल फिर से इंडियन ओशन में, फिर उससे अगले साल पैसिफिक ओशन में, ऐसे अल्टरनेटिवली इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि किसी एक में की जाती है, दोनों में की जाती है अल्टरनेटिवली, और साल में एक बार की जाती है। फर्स्ट मालाबार एक्सरसाइज जो बे बंगाल में हुई थी वो हुई थी 2007 में। पहले सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया नॉन परमानेंट मेंबर रह चुके हैं इस एक्सरसाइज के, और इस एक्सरसाइज में काफी सारी एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाता है, जैसे फाइटर कॉम्बैट ऑपरेशंस, मैरीटाइम इंटरडिक्शन ऑपरेशंस को भी। एम क्या है इस मालाबार एक्सरसाइज का, अब इसमें 4 देश हो गए हैं, इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इनका एम यही है कि इंडो पैसिफिक को फ्री, ओपन और इंक्लूसिव बनाना। आई होप आपको समझ आया होगा, पूरा बैकग्राउंड मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब हम बात करते हैं एससीओ रेट्स के बारे में। एससीओ के बारे में ही पढ़ लेते हैं सबसे पहले। एससीओ एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका एम क्या है कि यूरेशियन रीजन में पीस, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। 2001 में इसको बनाया गया था, चार्टर इसका 2002 में साइन किया गया और फोर्स में 2003 में आया था। जब 2001 से पहले, एससीओ के क्रिएशन से पहले 5 मेंबर्स से जिन्हें शंघाई 5 कहा जाता था। कौन कौन से मेंबर्स थे? कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, चाइना और रशिया और ताजिकिस्तान। ये 5 मेंबर्स थे जिन्हें शंघाई 5 कहा जाता था। ये शंघाई 5 1996 में लाया गया था। और क्यों लाया गया था? क्योंकि बॉर्डर के अलोंग स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए, चाइना के साथ बॉर्डर डिमार्केशन और डीमिलिटराइजेशन टॉक्स करने के लिए। जब 2001 में उज्बेकिस्तान ने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, उस टाइम इस शंघाई 5 का नाम एससीओ पड़ गया। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान ने इसे 2017 में परमानेंट मेंबर्स के तौर पे ज्वाइन किया। 2021 में लेटेस्ट मेंबर ईरान इसका बन गया है, ये भी एक फुल टाइम मेंबर बना है। तो अभी फिलहाल मेंबरशिप कौन कौन सी कंट्रीज के पास है? कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और ईरान। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल होते हैं। ये एससीओ की सुप्रीम बॉडी है जो इसकी इंटरनल फंक्शनिंग को डिसाइड करती है और इसकी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर अदर स्टेट्स के साथ जो भी इश्यूज रहेंगे उन पे इंटरेक्शन की बात करती है और इंटरनेशनल इश्यूज को कंसीडर करने का काम भी हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल का है। हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल का क्या काम है? ये बजट को अप्रूव करती है और जो भी इकोनॉमिक मैटर्स हैं एससीओ के, उनके ऊपर डिसीजन लेने का काम हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल का है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर जो है, ये डे टू डे एक्टिविटीज को कंसीडर करती है। रेट्स जो है वो टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म से लड़ने के लिए बनाई गई है। एससीओ का सेक्रेटेरिएट बीजिंग में है और ये ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस एससीओ की रशियन और चाइनीज है। ये एससीओ का बैकग्राउंड था, ये आपको पता होना चाहिए। एससीओ भी काफी ज्यादा न्यूज में आ रहा है, इसलिए इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है? आई डोनेशन से रिलेटेड। आई डोनेशंस में स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा डिस्पैरिटीज़ देखी जा रही हैं, क्योंकि
ये माना जा रहा है कि जो आई डोनेशन की फैसिलिटीज़ हैं वही स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस पे हैं, इसीलिए आई डोनेशन भी काफ़ी डिफरेंस में देखा जा सकता है। क्या क्या वजह है जिसकी वजह से कुछ स्टेट्स में कम आई डोनेशन देखा जा रहा है? लैक ऑफ अवेयरनेस, कुछ मिथ्स और इनएडिक्वेट आई बैंकिंग फैसिलिटीज़, इसकी वजह से आई डोनेशंस हमारी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। कुछ कंट्रीज़ की बात करें जहां जीरो कॉर्निया कलेक्शन मतलब आई डोनेशन जीरो देखा गया है इन 2021 से 2022। कौन कौन से हैं? गोवा, जम्मू कश्मीर, कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, यहाँ जीरो कॉर्निया कलेक्शन देखा गया है इन 2021-22। मतलब कोई भी आई डोनेशन के लिए आगे नहीं आया। कुछ और स्टेट्स हैं जिन्होंने टॉप किया है इस कॉर्निया कलेक्शन की लिस्ट को। कौन कौन से? कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन्होंने टॉप किया है। और नेशनल ब्लाइंडनेस सर्वे के अकॉर्डिंग 2015 से 2019 के बीच में अराउंड 4.8 मिलियन पीपल विजुअली चैलेंज थे इंडिया में, और उनको कॉर्नियल ब्लाइंडनेस थी जो कि आई ब्लाइंडनेस में सेकंड कॉमन टाइप है, और 7.4% जो केसेस होते हैं ओवरऑल वो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के होते हैं। मैंने आपको बताया कि कुछ क्या रीजंस हैं। सबसे पहला लैक ऑफ अवेयरनेस, मिथ्स और इनएडिक्वेट आई बैंकिंग फैसिलिटीज, इसकी वजह से आई डोनेशंस काफ़ी कम देखा जा रहा है। पूरा बैकग्राउंड देख लेते हैं ऑर्गन डोनेशन का, आई डोनेशन का। सबसे पहले आई डोनेशन की बात करेंगे क्योंकि आई डोनेशन का आर्टिकल है। तो आई डोनर कौन बन सकता है? कोई भी। सबसे पहले प्रैक्टिकली बात की जाए तो 1 साल से के बाद कोई भी आई डोनर बन सकता है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। ऐसे पर्सन्स जो स्पेक्स पहनते हैं या फिर जिनकी कैटरेक्ट सर्जरी हुई है, जो डायबिटिक हैं या फिर हाइपरटेंसिव इंडिविजुअल्स हैं, वो भी अपनी आंखों को डोनेट कर सकते हैं। कैसे डोनेट किया जाएगा? किसी पर्सन की डेथ के विदिन 6 आवर्स उसकी आइज को कलेक्ट किया जाना चाहिए, इसलिए नियरेस्ट आई बैंक को कॉल करनी चाहिए आफ्टर डेथ एज सुन एज पॉसिबल। और कॉल करने के बाद क्या करना चाहिए सो दैट आई डोनेशन की जा सके? दोनों आंखों को बंद कर देना चाहिए डिकीज्ड पर्सन की, और उनको मॉइस्ट कॉटन से कवर कर दिया जाना चाहिए। जो ओवरहेड फैन अगर चल रहा हो उसको स्विच ऑफ कर देना चाहिए, और जो डिकीज्ड पर्सन है उसका जो हेड है उसको अबाउट 6 इंचेस तक थोड़ा रेज कर देना चाहिए, सो दैट कि आंखों से जो ब्लीडिंग होने का इंसिडेंस है उसको कम किया जा सके। उसको 6 इंचेस तक उठा के रख देना चाहिए, मतलब किसी चीज़ पे रख देना चाहिए जिससे उसकी ऊंचाई जो है सिर की 6 इंचेस हो जाए। क्या कोई डिले होता है फ्यूनरल अरेंजमेंट्स में? जो मिथ्स हैं लोगों के, उसकी बात की जाए तो आई रिमूवल जो प्रोसेस है वो केवल 10 मिनट के अंदर अंदर हो जाती है, और कोई भी विजिबल साइंस ऐसे नहीं बचते जिससे कि जो कॉमन फ्यूनरल प्रैक्टिसेस हैं उनमें इंटरफेयर हो। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा साइन बचेगा जिसकी वजह से पता चलेगा कि आई रिमूव की गई हैं। अब ऑर्गन डोनेशन की बात कर लेते हैं। इंडिया में ऑर्गन डोनेशन को ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट 1994 के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। कौन कौन से ऑर्गन डोनेट किए जा सकते हैं? सबसे पहले लॉ के अकॉर्डिंग डिकीज्ड और लिविंग दोनों डोनर्स अपने ऑर्गन्स डोनेट कर सकते हैं, और इस एक्ट में ये ब्रेन डेथ को एक डेथ की फॉर्म मानता है। मतलब कोई ब्रेन से डेड है अगर, उसको भी डेड पर्सन की कैटेगरी में मानता है। लिविंग डोनर्स 18 ईयर्स से अबव होने चाहिए, और ये कंडीशन है कि वो केवल और केवल अपने इमीडिएट ब्लड रिलेटिव्स को ही डोनेट कर सकते हैं। मतलब किसी के लिए उनका स्पेशल अफेक्शन है या उनसे अटैचमेंट है, उसी केस में ये अपना जो लिविंग डोनर्स हैं अपने ऑर्गन्स को डोनेट कर सकते हैं। डिकीज्ड डोनर क्या क्या डोनेट कर सकते हैं? ये 6 लाइफ सेविंग ऑर्गन्स को डोनेट कर सकते हैं। किडनीज, लीवर, हार्ट, लंग्स, पेनक्रियास, इंटेस्टाइन, आईज, ये सभी। आईज को एक्चुअली लाइफ सेविंग ऑर्गन्स में नहीं रखा गया है। आईज के बिना भी, क्योंकि हमने देखा है जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो भी जी सकते हैं, लेकिन ये जो 6 लाइफ सेविंग ऑर्गन्स हैं इनके बिना कोई जी नहीं सकता, इसलिए इन्हें इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा माना गया है। यूट्रस ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है, लेकिन मैंने आपको बताया उसको भी लाइफ सेविंग ऑर्गन नहीं माना जाएगा, क्योंकि यूट्रस के बिना भी जिया जा सकता है। ऑर्गन्स और टिश्यूज ऐसे पर्सन से जो कि लीगली डिक्लेयर कर दिया गया है डेड के तौर पे, उसके लिए उसकी फैमिली से कंसेंट लेना ज़रूरी होता है। ब्रेन स्टेम डेथ को भी डेथ की फॉर्म माना गया है इंडिया में, मैंने आपको बताया। अगर किसी की एक नेचुरल कार्डिक डेथ होती है उस टाइम पे कौन कौन से ऑर्गन्स को डोनेट किया जा सकता है?
कॉर्निया, बोन, स्किन, ब्लड वेसल्स, और ब्रेन स्टेम डेथ के बाद, मतलब ब्रेन की डेथ हो जाती है उसके बाद अराउंड 37 डिफरेंट ऑर्गन्स और टिश्यूज को डोनेट किया जा सकता है, इंक्लूडिंग 6 लाइफ सेविंग ऑर्गन्स। लिविंग डोनर्स की बात करें तो केवल ये लोग 3 ही चीजें डोनेट कर सकते हैं। वन ऑफ देयर किडनीज, मतलब 2 किडनी होती हैं, उनमें से एक, पैनक्रियास का कुछ पोर्शन और लीवर का थोड़ा सा पार्ट, ये तीनों लिविंग डोनर्स को डोनेट करने के लिए परमिशन होती है। इसके अलावा लिविंग डोनर्स कोई भी चीज डोनेट नहीं कर सकते। इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे पास क्या है, क्रिप्टो इकोनॉमी से रिलेटेड, कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसकी क्रिप्टो इकोनॉमी जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बेसिस पे चल रही है, उसी की वजह से काम चल रहा है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जिसकी वजह से ब्लॉकचेन्स पे ऑटोमेटिक एक्शंस हो जाते हैं, एग्जीक्यूट हो जाते हैं, वो क्रिप्टो इंडस्ट्री का बैकबोन है। और इनको इफेक्टिवली क्रिएट करने के लिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को क्रिएट करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक मस्ट है, एक ज़रूरत है बहुत बड़ी। तो पूरा हम बैकग्राउंड देख लेते हैं, पूरा आर्टिकल समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, समझने का ही है। इसमें जो क्रिप्टो इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स, जिन्हें हम ब्लॉकचेन्स कहते हैं, उनके ऊपर काम करता है पूरा का पूरा, हमें पता है। और रिकॉर्डिंग और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड और वेरीफाई करने के अलावा कुछ क्रिप्टो ब्लॉकचेन्स जैसे ईथरम, ये यूजर्स को कुछ स्पेशल फीचर्स देते हैं, जैसे अपने एग्रीमेंट्स लॉन्च करने का और कुछ स्पेशल एक्शन परफॉर्म करने का, जो वो खुद से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इन्हीं चीज़ों को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कहा जाता है। और इनको क्रिएट करने के लिए, इफेक्टिवली काम में लाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे कमांड होना एक मस्ट कंडीशन है। इंपॉर्टेंस देख लेते हैं प्रोग्रामिंग की। जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस है, डिसेंट्रलाइज्ड ऐप हैं, ऑटोमेटेड बाइंग या सेलिंग्स हैं ऑर्डर्स की, या फिर NFT बेस्ड गेम्स हैं, वो सभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे रिलाई करते हैं फॉर देयर स्मूथ फंक्शनिंग। मतलब अगर उनको अच्छे से काम करना है तो सभी को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे रिलाई होना पड़ता है। और हमें पता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स किस पे रिलाई करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फेलियर जो है उसकी वजह से प्लेटफॉर्म आउटरीच हो सकता है, कोड्स का एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है, पूरे इकोसिस्टम की डिवैल्यूएशन वहाँ देखी जा सकती है। इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस काम में आती हैं और क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स की हेल्प करती है और प्रोटोकॉल्स को इफेक्टिवली रन करती हैं। C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो मेनली कॉमनली बिटकॉइंस के साथ एसोसिएटेड है। जो बिटकॉइन वाइट पेपर है उसने पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम की जो इम्पोर्टेंस है उसको एक्सप्लेन किया इंग्लिश में। लेकिन जो बिटकॉइन कोर सॉफ्टवेयर है वो केवल और केवल C++ की हेल्प से ही ट्रांजैक्शन कर पाता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम है उसको कितना भी एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन जो सारा काम है, जो ट्रांजैक्शन है, वो करना केवल C++ के द्वारा ही पॉसिबल है। और इसको एक कम्युनिटी मेंटेन करती है, कोई भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकता है अपने बिटकॉइन कोर फुल नोड्स को रन करके। मतलब ये सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, बिटकॉइन कोर फुल नोड्स, इनको रन करके कोई भी इस कम्युनिटी को मेंटेन कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो लैंग्वेजेस हैं, जावा, सी हैश, ये एक्सेसिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब कोई भी इजीली सीख सकता है, इजीली लर्न कर सकता है, क्योंकि इन सभी के बीच में एग्जिस्टिंग सिमिलरिटीज पाई जाती है। मतलब एक को आप याद कर लेंगे, समझ लेंगे, सीख लेंगे, तो दूसरी को समझना काफ़ी ईजी हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंस भी है कि इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड लैंग्वेजेस, जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के डेवलपमेंट में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर विंडोज़, उनके डेवलपमेंट में भी हमें ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती हैं, तो वहाँ से भी हमें एक बेनिफिट मिल जाता है। गेमिंग डिवाइसेस भी इन्हीं लैंग्वेजेस की हेल्प से बनाए जाते हैं, सर्च इंजन्स भी इन्हीं लैंग्वेजेस की हेल्प से डेवलप किए जाते हैं, इवन जो मशीन लर्निंग होती है वो भी इन्हीं लैंग्वेजेस की हेल्प से की जाती है। और C++ का अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कंपैरिजन में ज़्यादा रेलिवेंस है, ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव C++ आज देखी जा सकती है। लेकिन कुछ लोग C++ को एक आउटडेटेड प्रोग्राम की तरह भी देखते हैं। अब जो माइक्रोसॉफ्ट के CTO हैं, उन्होंने रिसेंटली ये कहा है कि डेवलपर्स को C और C++ को यूज़ करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग C और C++ जो हैं वो आउटडेटेड हो चुके हैं। तो कुछ लोगों का मानना है कि आउटडेटेड है, लेकिन आज भी कुछ लोगों का मानना है कि ये मेजर
इन्फ्लुएंसिंग लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। सॉलिडिटी, रस्क और हास्केल की बात करें, सॉलिडिटी क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसे ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म इथरम पे यूज किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। सॉलिडिटी, रस्क और हास्केल क्या हैं? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सॉलिडिटी जो है वो जो इथरम ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है इस पे यूज होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके डेवलपर्स जो हैं वो इथरम के को फाउंडर्स भी हैं, मतलब इथरम के को फाउंडर्स ने ही अपनी खुद की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी डेवलप किया है। जो ये लैंग्वेज है ये C++, पाइथन और जावास्क्रिप्ट से इन्फ्लुएंस हुई है। इसमें इसी टाइप की कोडिंग पाई जा सकती है और इसीलिए इसको कर्ली ब्रैकेट लैंग्वेज भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ फ्लावर ब्रैकेट स्पेशल कैरेक्टर को भी यूज किया जाता है। और आज की बात करें, हमें पता है इथरम ने प्रूफ ऑफ स्टेक मॉडल को पे ट्रांजिट कर लिया है। पहले इसके पास प्रूफ ऑफ वर्क मॉडल था, इस पे पूरा आर्टिकल आया था, हमने अच्छे से कवर भी किया था कि इथरम अब प्रूफ ऑफ स्टेक मॉडल पे काम कर रहा है। तो ये माना जा रहा है कि प्रोग्रामिंग स्किल जो है सॉलिडिटी में ये हाई डिमांड में आ जाएगी और इथरम के इकोसिस्टम के कुछ पार्ट जो है वो पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करते हैं। पाइथन के अलावा रूबी, रस्ट, जावा। देखो आपको नाम सबके याद रखने हैं, रूबी, रस्ट, जावा, रस्क, हास्केल, सॉलिडिटी, ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम है। क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। क्रिप्टो वर्ल्ड की बात करें तो रस्ट जो है वो कॉमनली सोलाना ब्लॉकचेन से एसोसिएटेड है। जो इसकी हाई स्पीड है वो इसकी स्पेशलिटी है। लो ट्रांजैक्शन फीस है, ये भी इसकी स्पेशलिटी है। रस्ट जो है वो सोलाना ब्लॉकचेन से एसोसिएटेड है। जो पोल्काडॉट ब्लॉकचेन है वो भी रस्ट को यूज करता है। डेवलपर्स ने ये कंप्लेंट भी की है कि रस्ट जो है वो एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे सीखना काफ़ी मुश्किल है। एक 2018 सर्वे की बात करें तो उसमें ये कहा गया कि मोर देन 22% ऑफ यूजर्स इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते टाइम प्रोडक्टिव फील नहीं करते। मतलब इसमें चेंजेस करने का, इससे प्रोडक्टिव कुछ बनाने का स्कोप उनको नहीं दिखाई देता है। कुछ वैल्यूएबल ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स हैं हमारी क्रिप्टो करेंसी के, वो मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे रिलाई नहीं करते हैं। कार्डानो एक ब्लॉकचेन है, वो क्रिप्टो सेक्टर में काफ़ी बड़ी अप्रोच रखता है। उसकी जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है हास्केल, कार्डानो की। तो कार्डानो की आपको ध्यान रखना है। हास्केल भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हास्केल वेल नोन ज़्यादा नहीं है, लेकिन बिगनर्स के लिए ये एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं मानी जाती, क्योंकि इसके बारे में भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ही नहीं। हास्केल को अभी प्योरली फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पे क्लासीफाई किया गया है और ये काफ़ी मुश्किल है। कोई भी अगर इसे सीखना चाहे तो उसे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये माना जाता है कि इसमें इम्यूटेबिलिटी फीचर है, ये ज़्यादा चेंज नहीं होती टाइम टू टाइम। इसकी वजह से ये एक्यूरेट क्रिप्टो प्रोजेक्ट को डिलीवर कर पाती है, इसलिए ये वेल सूटेड मानी जाती है। तो आपको इस आर्टिकल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम है सॉलिडिटी, रस्क, हास्केल, रस्ट, ये सभी आपको याद रखने हैं कि किससे रिलेटेड है। प्लस रूबी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। इस आर्टिकल में यही इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको समझ आया होगा। अब जो हमारा आज का क्वेश्चन था उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग? ए, इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो, बी, इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ पॉपुलेशन, सी, इंक्रीज इन द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, या फिर डी, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी। मनी मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई प्रोसेस जिससे हमारी इकोनॉमी में मनी जो है मनी को बढ़ाए, मनी के द्वारा ही मनी मल्टीप्लाई हो। टर्म से ही समझ में आ रहा है। तो वो कैसे होगा? जब हमारी पॉपुलेशन में बैंकिंग हैबिट बढ़ जाएगी, लोग पैसों को सेव करना सीख जाएंगे, उस टाइम पे मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज हो जाएगा। तो आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर लेक्चर आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊंगी। थैंक यू सो मच।